अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब आज से हम अपने एमसीक्यूज को देखना, एमसीक्यूज को समझना शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले जितने भी एमसीक्यूज अब मैं पढ़ा रहा हूँ सबके चैप्टर्स साथ साथ करवाए हुए हैं। मोस्टली सबके लेक्चर्स ऑनलाइन आपको दे भी दिए हैं। होपफुली आपने क्लास के अंदर अगर पढ़ रहे हैं तो क्लास में साथ साथ पढ़ा होगा, और अगर आपने क्लास में नहीं भी पढ़ा तो पीछे वापस जाके आपने ऑनलाइन उसको कवर कर लिया होगा। अगर आपको थ्योरी क्लियर है, जो भी उस चैप्टर में लिखा हुआ है वो सब क्लियर है, तो अब हम आगे आ सकते हैं जो कि आपके एमसीक्यूज का पोर्शन है। जाहिर है मैंने आपको क्लास में जब पढ़ाया है जिसमें आपके मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा था, तो शॉर्ट और लॉन्ग और जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं वो तीनों आपके सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। सिर्फ एक सेक्शन का मसला आता है, दैट इज एमसीक्यूज। तो अगर एमसीक्यूज आपके फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि हर चैप्टर के एंड में हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अब ये वक्त है जिसमें आपको मैं एमसीक्यूज अगर करवाऊं, डिस्कस करूं, तो आप लोगों को वो सब समझ आएगा। लेकिन अगर आपने अब तक उन चैप्टर्स को क्लियर नहीं किया तो आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। आप सिर्फ टिक तो लगा देंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है। तो बहरहाल आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1, फिर उसके बाद अगर टाइम मिला तो अगले चैप्टर पे आएंगे। तो पहले आपको सारी थ्योरी करवाने का मकसद इतना सा था कि आपको सारे मिक्स कॉन्सेप्ट जब दिमाग में होंगे तो आप ज्यादा जल्दी सोच सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे, हो सकता है दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ लिंक हो रहा हो, बेशक आप एमसीक्यू समझ जाएंगे लेकिन वो आसानी से समझ नहीं आएगा। बहरहाल अब आपके एमसीक्यूज की तरफ आ रहा हूँ। एमसीक्यूज आपकी किताब में चैप्टर नंबर 1 अगर देखें तो आपके किताब के हर चैप्टर के एंड में रिव्यू एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज के अंदर रिव्यू तो खैर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज के अंदर आपको सेक्शन ए मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज हैं। पहले चैप्टर के अंदर गालबन 10 एमसीक्यूज दिए हुए। सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और सेक्शन डी है। सेक्शन बी और सेक्शन सी ये तो हमने क्लास में थ्योरी जब पढ़ी तो साथ साथ वो वहां पर कवर हो गए। सेक्शन डी बाकायदगा मैंने आपको ये बाकायदगी के साथ इसको सॉल्व करवाया है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी इसमें ऐसा न्यूमेरिकल है जो हमने स्किप किया हो। सारे ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल के और ये जो एक्सरसाइज ही हमने किए हैं एक एक को। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज मैंने आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि सेक्शन बी अगर मुझे आपसे डिस्कस करना होगा तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल सेक्शन बी का एक सवाल पूछूं, वाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। डायनेमिक क्यों होता है, स्टैटिक क्यों नहीं होता। अब मैंने जब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और वो भी पर्टिकुलर जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझाया था, तो वहां पर उसका आंसर यहाँ पर आप खुद लिखेंगे। सिमिलरली आपसे कहा डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ाया, एग्जांपल्स इतनी सारी दी, तो अब आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका आंसर खुद करें। तो जितने भी आपके एक्सरसाइजेज हैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने करना है क्योंकि मैंने सारी थ्योरी पढ़ा दी है। मेरी जिम्मेदारी सेक्शन डी न्यूमेरिकल साथ साथ करवा दिए। आगे जो चैप्टर होंगे अगर किसी में आए तो उसमें मैं करवा दूंगा। अव्वल तो एमसीक्यूज भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है हर कोई इसको नहीं कर सकता, तो मैं ये करवा रहा हूँ ताकि सारे के सारे प्रॉपर समझ के कर लें। तो पहले एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एमसीक्यू आपसे कहा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जितनी भी आपको ऑप्शन में स्टेटमेंट्स लिखी हुई दी हुई हैं, इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब वन बाय वन ऑप्शन पहले डिस्कस करते हैं। पहला आपसे कहा है इट टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। कभी आपने इक्विलिब्रियम को ओपन कंटेनर में या ओपन बॉक्स में या ओपन एटमॉस्फेयर में करते हुए देखा है। इक्विलिब्रियम की एग्जांपल ले लें, कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे, और दोनों की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। अब ये काम आप ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इक्विलिब्रियम काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम ले लेते, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास हैं, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, दोनों गैसेस पाई जाती हैं। मुझे तो अमोनिया नहीं मिलता, ऐसा ही है। अमोनिया आपको क्या मिलता है इसके बाद, आपने ये पढ़ रखा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर
जो आपके अमोनिया का था, हैबर बॉश प्रोसेस गालिबन, ये पूरा एक प्रोसेस था। तो ऑब्वियसली ये आपके किस में होगा, क्लोज कंटेनर में होगा, क्लोज सिस्टम में होगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर दुरुस्त है, सही लिखा हुआ है। आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, इनमें से गलत क्या है। तो पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पहली स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि आपका ये होता ही क्लोज कंटेनर के अंदर है, क्लोज सिस्टम में है, ओपन सिस्टम में नहीं होता। आपने फर्ज करें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में थी, इनको टेम्परेचर प्रेशर देना था, चले आपने किसी तरह से दे भी दिया, अमोनिया तो सारी हवा में उड़ जाएगी वापस। अब कैसे अमोनिया को पकड़ के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। ओपन एटमॉस्फेयर पे जलाते ना, आग लगाई होगी, माचिस की तीली जला लें, ऑक्सीजन के साथ कार्बन रिएक्ट करेगा और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड वापस मुझे करके दिखा दें कार्बन और ऑक्सीजन, ये ओपन एटमॉस्फेयर में हो जाता है। तो बहरहाल क्लोज कंटेनर की एग्जांपल आपकी यहाँ पर दुरुस्त है। दूसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट चेंज्ड, ये भी बात अभी मैंने डिस्कस की, दुरुस्त है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब इक्विलिब्रियम आ गया है तब की बात हो रही है। वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ना तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होगा, ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज होगा, वो वाला आपको याद होना चाहिए, एक चार्ट था। अब जब आपकी इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इस पॉइंट पे, तो जो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ है, वही कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में होगी। ये प्रोडक्ट का था ग्राफ, ये रिएक्टेंट का था जो आपका कर्व है। ये सब आपको याद होने चाहिए। तो आपका दूसरा भी सही लिखा हुआ है, आर नॉट चेंज, चेंज नहीं हो रहे। तीसरा आपसे कहा हुआ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो क्या आपने पूरी डेरिवेशन इसकी बेस नहीं की, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, ये तो आपके पास कंडीशन ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम की थी। तो आखिरी जो बचा अब वही गलत हो सकता है, तो आखिरी भी पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। एक्सटर्नल स्ट्रेस का मतलब एक्सटर्नल चेंज। अगर सिस्टम में एक्सटर्नल चेंज क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं ना। एक्सटर्नली आप नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा कर सकते हैं, या नंबर ऑफ रिएक्टेंट उसमें से कम भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम भी कर सकते हैं। मैं एक जग लूं और ये अमोनिया यहाँ से पकड़ के सारी बाहर निकाल लूं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम कर दिए मैंने, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस है ना। इवन एक्सटर्नल स्ट्रेस की अगर लिटरल मीनिंग पे जाए, एक्सटर्नल स्ट्रेस का मतलब मैं, सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, उसको मैं हिला दूं तो तब भी आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो बहरहाल आपकी किताब ने क्योंकि कहा हुआ है जो फैक्टर्स हैं उसमें एक टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर एक्सटर्नली चेंज किया जाता है, तो इसलिए अब जो जुमला का है इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो सकता बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, तो ये जुमला गलत है। आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, टेम्परेचर बाहर का बढ़ा दें, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है। पहला एमसीक्यू थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया समझाने में, दूसरे पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के सी। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए, आपको इक्वेशन गिवन है, आपको सिंपल पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इनकी जो पावर होगी वो इनके नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगी अपने अपने। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही दुरुस्त है। फर्स्ट ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है प्रोडक्ट NO है, इसकी पावर 4, वाटर है, इसकी पावर 6, डिवाइड बाय रिएक्टेंट अमोनिया पावर 4, ऑक्सीजन पावर 5। तो जब ये सही है, मैं बाकी जा ही नहीं रहा नीचे, वो आप लोग देख लें, वो गलत ही होंगे। तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। मैंने आपसे बाज़ औक़ात काफी दफा जब टेस्ट लिया होगा तो अच्छे खासे टाइम मैंने ये इस तरह के सवाल पूछे हैं। थर्ड पे आ रहा हूँ। थर्ड आपसे कहा हुआ है रिएक्शन विच इज नेवर गोइंग टू कंप्लीट या नेवर गोज टू कंप्लीशन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, आपको यहाँ बता रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है। हम लोगों ने तो पूरा चैप्टर पढ़ते हुए झक मारी थी ना, हमें तो पता ही नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो किताब ने बताया है यहाँ पर कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन ये है। तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा इस चैप्टर को, अगर वो भी एमसीक्यू करना चाहे तो उन्हें भी आना चाहिए, एटलीस्ट डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब मजीद एक्चुअल एमसीक्यू पे आ रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये क्या बना है,
डबल एरो बनाया, डबल एरो अगर ऑप्शन है तो बिल्कुल है, डबल एरो, सी ऑप्शन दुरुस्त है। फोर्थ में कहा हुआ है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ के सी इज स्मॉल, मैग्नीट्यूड ऑफ के सी की वैल्यू जब छोटी होगी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? के सी आपने पढ़ा हुआ है कि के सी इज बेसिकली रेशो ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब के सी स्मॉल है, दो सूरत हाल हो सकती हैं, या तो प्रोडक्ट कम होगा या रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा। अब जो इसमें से आपके ऑप्शन है उसको देख लें। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे कहा हुआ है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब क्या है? रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी बात दुरुस्त है। तो वैसे अगर और कोई बेस्ट ऑप्शन होता है पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन में कहा हुआ है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये बात गलत है। जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा केसी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। थर्ड पे बात करते हैं रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो वन आएगी वैल्यू। अगर दोनों इक्वल हैं तो आपके पास वैल्यू वन आएगी, रेशो आप निकाल लें। रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, जब गोज टू कंप्लीशन होगा तो आपके पास इसका मतलब प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, रिएक्टेंट ना होने के बराबर है, तो केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही होगी। बहरहाल अगर आपके पास यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करूं तो वो ए है, केसी की वैल्यू ऑल दो कॉन्स्टेंट होती है, हम फिर उसको रिलेट कर रहे हैं क्यूसी से, क्यूसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बहरहाल अगर हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो केसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट पे आ रहे हैं फिफ्थ, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हैज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। आपसे क्या है इनमें से कौन सी जो इक्वेशंस है इसमें कंसंट्रेशन की यूनिट आएगी? कंसंट्रेशन की यूनिट याद होनी चाहिए, मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यू आपने सीखा हुआ है। मोल पर लीटर या तो हम लिखते हैं या हम मोल पर डीएम क्यूब की बात करते हैं, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है। अब कंसंट्रेशन कैसे पता लगाया जाएगा? कंसंट्रेशन के लिए आप कहेंगे कि मेरे पास जितनी भी इक्वेशन है इन सबके आप अलग अलग केसी के एक्सप्रेशन बना लें। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा, लेकिन पहले एक्चुअल के ऊपर काम कर रहे हैं। आप इन सबके अलग अलग एक्सप्रेशन बना लें। अलग अलग एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे मैं साथ साथ मिटा भी रहा हूँ। ये इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई है आपकी अमोनिया जो बन रही है, इसमें अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊं तो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट अमोनिया है पावर 2 डिवाइड बाय नाइट्रोजन की पावर 1 और हाइड्रोजन की पावर 3, ऐसे ही होगा। ये इक्वेशन दी हुई है आपको, बिल्कुल दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास मोल पर लीटर, मैं मोल को एम से डिवाइड बाय लीटर को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, होल स्क्वायर है, होल डिवाइड बाय मोल पर लीटर, और ये मोल पर लीटर का होल क्यूब। तो बहरहाल इवेंचुअली कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, सब कैंसिल आउट नहीं होगा। ये आपके पास एक इसको कैंसिल करेगा, जो एक बचेगा ये टू कर देगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास टोटल पावर क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर है डिवाइड बाय मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर का होल स्क्वायर इंटू मोल पर लीटर। अब आपकी मर्जी है इन दो पावर वन को इस पूरे के साथ कैंसिल करें या इसको इसके साथ कैंसिल करें। आपके पास इवेंचुअली 1 अपॉन मोल पर लीटर का होल स्क्वायर बचेगा। तो ये नहीं कहा कि आपके पास यूनिट में पॉजिटिव पावर होनी चाहिए नेगेटिव पावर होनी चाहिए, सिर्फ कहा है कि कंसंट्रेशन की यूनिट होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन की यूनिट आ तो रही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर भी हम आगे देख रहे हैं, दूसरा वाला आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना के दे रहे हैं। तो आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड पावर 2, और यहाँ पर आपके पास एक नाइट्रोजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय मोल पर लीटर, और ये भी मोल पर लीटर, आपके ऊपर और नीचे आपस में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा वन के अलावा, तो यूनिट लेस हो गया ये, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये बात समझ आ रही है? तो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक पे भी आते हैं। आपके अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाएं तो यूनिट लेस है, अगर अनइक्वल हो तो कोई ना कोई यूनिट है।
अब पहले वाले में दोबारा आए, पहले वाले में चेक करें टोटल रिएक्टेंट के मोल्स कितने। इस वाले में टोटल रिएक्टेंट के मोल्स 4 हैं और प्रोडक्ट के मोल्स कितने 2। वैल्यू कितनी बची सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2। तो ये जो 2 बची है पावर में भी तो वही आ रहा है। दूसरे वाले में आए जो अभी डिस्कस किया, आपके पास प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये 2 हैं और नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल्स 1+1 ये भी 2 होते हैं, तो इसका रेशो 1 आया। जब 1 आता है इसका मतलब सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, देयर विल बी नो यूनिट। नेक्स्ट वाले पे देख लें, इसमें भी आपको हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट 2 मोल्स मिला के और प्रोडक्ट 2 मोल आपको हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, देयर विल बी नो यूनिट। और लास्ट ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के सम बराबर है। ठीक है, आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है एक हाइड्रोजन, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट में जाए कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, नंबर ऑफ मोल्स 1+1 ये भी 2 हो गए। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपस में कैंसिल आउट हो गई वैल्यू, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ये जल्दी से काम करने का तरीका, आपसे ये थोड़ी कि यहाँ पर एक्सप्रेशन बताएं, सिर्फ कहा है कि इसकी कंसंट्रेशन वाली यूनिट किसमें होगी, तो आपने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके फौरन से पता लगा लिया कि किसमें ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट इसी से रेलिवेंट कहा हुआ है यूनिट ऑफ केसी फॉर दिस गिवन रिएक्शन क्या होगा, तो अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया वगैरह। यूनिट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन क्या होगा केसी का, तो यूनिटलेस है, नो यूनिट। ठीक है, अभी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट पे आ जाए, द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन QC इज इक्वल टू KC, ये हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा हुआ है। जब भी मेरे QC कोशेंट की वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी, तो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि स्टेबल होगा, आपके पास कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रही। KC की वैल्यू ज्यादा कर दें तो वो पीछे बैकवर्ड जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, अब रिएक्टेंट बनाएगा। KC की वैल्यू कम कर दें, रिएक्टेंट ज्यादा हो गए, अब वो प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बहरहाल इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। एट्थ पे आ जाएं, एट्थ वाले में आपसे कहा हुआ है QC कैन बी डिफाइंड एज। अब इतने सारी स्टेटमेंट है, वन बाय वन देखते हैं। पहला आपसे कहा है रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये भी दुरुस्त है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन गलत ही है क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट आपसे ऑप्शन जो डिस्कस किया, रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन बात दुरुस्त है क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, तो मोलर कंसंट्रेशन जुमला दुरुस्त है, ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम, काफी हद तक सही बात कर रहे हैं। ठीक है, काफी हद तक सही बात है, लेकिन अभी और आगे पढ़ रहे हैं। रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, मोलर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, वो तो कंसंट्रेशन हो जाता है ना, अगर वैसे भी हम बात करें तो मोलर वॉल्यूम में, वॉल्यूम अगर निकाल रहे हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है, लेकिन मोलर वॉल्यूम में समथिंग डिफरेंट। मोलर वॉल्यूम होता है कि कितने वॉल्यूम में कितने मोल्स है, तो मोलर वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि अपोजिट ऑफ कंसंट्रेशन है। बहरहाल ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये वाला सी ऑप्शन गलत है यहाँ पर। डी आपके पास कहा हुआ है रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो ये जुमला दुरुस्त है। QC आपके पास KC की तरह ही है ना, तो KC में भी तो पावर आती थी, QC में भी आती है। अगर आपको याद हो पीछे जब हमने QC के बारे में पढ़ा था, तो रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, और बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन हमने ये सारी डेरिवेशन भी की हुई है KC तक की। तो आपके यहाँ पर जो दो दुरुस्त ऑप्शन है बी और डी। अब ये जब इस तरह के MCQ आते हैं तो इसे हम कहते हैं बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, इसको शॉर्टली हम कहते हैं BCQs। नॉर्मली ये क्या होते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस है, उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन निकालना है। अब मल्टीपल चॉइस है लेकिन इसमें से बेस्ट ऑप्शन करेक्ट निकालना है, तो इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है मेरे मुताबिक डी है, तो मैं डी को सिलेक्ट करूंगा। अदरवाइज बी गलत नहीं है, लेकिन जब बेस्ट चॉइस की हम बात कर रहे हैं तो डी इसमें सही है। नेक्स्ट पे आ जाएं,
चलें बेटा, अब मैं ये 9th एमसीक्यू दोबारा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ अलग से। वजह उसकी ये है कि जब हम इसको क्लास में पढ़ रहे थे तो उस वक्त आपका माइक बीच में बंद होना शुरू हो गया था, तो आवाज़ बार बार डिस्टॉर्टेड टूट टूट के आ रही थी। उसके आगे फिर खुद ही सही हो गया था, तो वो टेक्निकल एरर है थोड़ा सा। अब मैं इसको दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि आपके पास यहाँ एमसीक्यू नंबर 9 में कहा हुआ है कि इसमें से कौन सा बैकवर्ड रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के आपको वाटर मॉलिक्यूल बना के देता है। अब अगर फॉर एग्जांपल यही वाटर मॉलिक्यूल टूट के वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए, इससे बेहतर एग्जांपल हम वही ले लेते हैं, अमोनिया वाली N2 और H2 मिल के आपको NH3 बना के देते हैं। बैलेंस अभी नहीं कर रहा मैं, बैलेंस आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जब आपको अमोनिया बना के देते हैं, तो बैकवर्ड पोजीशन पे यानी इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर, अब अगर मेरे पास रेड बॉल्स हैं और दूसरी तरफ मेरे पास ब्लू बॉल्स हैं, तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास जो कलर है उसकी क्वांटिटी किस में ज़्यादा है। तो मेरे पास अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो मेरे पास ब्लू बॉल यानी प्रोडक्ट की बात हो रही है, और रेड बॉल्स का मतलब ये रिएक्टेंट की बात हो रही है। तो प्रोडक्ट जब कन्वर्ट होगा इनटू रिएक्टेंट तो जाहिर है प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो 1, 2, 3 और 4 है, और प्रोडक्ट की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और ये रिएक्टेंट में अगर कन्वर्ट होना चाहें तो बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास रिएक्टेंट 4 हैं और प्रोडक्ट 6 हैं, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से 6 में से 5 रह जाएंगे और जो एक होगा वो यहाँ पर इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास रिएक्टेंट है वो 4 से 5 हो जाएंगे। तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की खातिर आपके पास जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं करता। तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ही अगर इसने कन्वर्ट करना है अपने आप को वापस पीछे जाके इनटू रिएक्टेंट्स, तो उसके लिए ये पूरा रिएक्शन नहीं करेगा। ये ठीक है, चलने देगा। अगर मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 1, 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा भी हो जाए तो कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे कोई और साइंस भी होती है। लेकिन अभी यहाँ पर आपके लेवल पे उस पर हम बात नहीं कर सकते। तो बस ये याद रखना है कि अगर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वांटिटी है तो आपका वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली अगर आप अपने यहाँ पर देखें तो ये ग्रीन वाले रिएक्टेंट हैं और ये थोड़े से गोल्डन टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो पूरे इस कंटेनर में सिर्फ एक प्रोडक्ट है। तो अल्टीमेटली आपके पास रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, तो रिएक्टेंट आपके पास प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तीसरे पे आते हैं। तीसरे में आप यहाँ पर देखें कि ये आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट सिर्फ दो हैं लेकिन प्रोडक्ट अच्छे खासे हैं। तो जब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स जो रेड कलर के हैं ये अच्छे खासे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और सिर्फ दो रिएक्टेंट हैं। तो मेरे पास रिएक्टेंट दो हैं, प्रोडक्ट आपके पास 8 हैं। तो ये अगर शिफ्ट करेगा अपने आप को इनटू रिएक्टेंट, तो जाहिर है आपके पास बैलेंस करने के लिए भी आपके 3 मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, तो आपके पास ये 5 और 3 मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे, तो आपके पास यही 5 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इन तीनों में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाली जो कंटेनर, थर्ड वाला जो डायग्राम है, सिर्फ ये बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। बाकी जितने भी हैं उनमें एक आपके पास इक्विलिब्रियम पे है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये वाला आपका फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम पे है, ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, और ये आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। तो इस तरह से अब आपके पास क्योंकि थर्ड ओनली है, तो यहाँ पर आपके पास जो थर्ड ओनली है ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है। यहाँ पर ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है। बहरहाल नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ कंटेनर आपका बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। तो सिर्फ ये आप लोगों का एक एमसीक्यू खराब हो गया था, उसके बाद आपका माइक चलना शुरू हो गया था, वो टेक्निकल एरर कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल अब इसके बाद आगे जो भी एमसीक्यूज मैंने क्लास में पढ़ाए वही आपकी इसके आगे से क्लास वहीं से स्टार्ट होगी। और फिर नेक्स्ट आपके पास लास्ट है, होपफुली वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास 10th एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेज व्हेन। केसी कब इंक्रीज होगा? दो ऑप्शन अभी मैं पीछे बता चुका हूँ। या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या तो इंक्रीज कर दें, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें। ठीक है, इंक्रीज का है ना, केसी की वैल्यू इंक्रीज कब होगी? रिएक्टेंट कम से कम कर दें या प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कर दें। अब ये ऑप्शन तलाश करते हैं। प्रोडक्ट इज लेस गलत है, प्रोडक्ट इज मोर दुरुस्त है, रिएक्टेंट इज मोर गलत है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ये भी गलत है। सिर्फ ऑप्शन जो दुरुस्त है दैट इज प्रोडक्ट इज मोर, प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली केसी की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्रोडक्ट ज्यादा होगा,
केसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सिंपल से 10 एमसीक्यूज आपकी किताब ने डिस्कस करने को कहे थे। यहाँ तक इन एमसीक्यूज में किसी को कोई कंफ्यूजन?